से ऐसे घटिया इंसान को पसंद नहीं करते और इसलिए शहनशाह के हुक्म के मुताबिक मैंने इसका सर कलम कर दिया, वरना मेरी इससे कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं थी। एक तरफ मोहम्मद अल परसलान हसन ताबे से बात करते हुए जा रहे होते हैं और वो उनसे कहते हैं, हमारे खिलाफ दुश्मन घेरा तंग करता चला जा रहा है। मेरा जहाँ तक ख्याल है ये सब कुछ अमीर बौजान करवा रहा है, आपका उस बारे में क्या ख्याल है? हसन ताबे सुनकर कहते हैं, मैं अभी तक यकीन के साथ कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि मैंने अमीर बौजान के बारे में ऐसी कोई खबर नहीं सुनी। मैं काफ़ी सालों से उसको जानता हूँ, वो गद्दार नहीं हो सकता, लेकिन मुझे तुम्हारी बात पर भी भरोसा है। लिहाजा हमें सच्चाई मालूम करने के लिए कोई ऐसा जाल बिछाना होगा जिसकी वजह से अमीर बौजान उसमें खुद फंस जाए। दूसरी तरफ काराजा खातून अपने शौहर मोहम्मद सुलेमान से कहती है, मैंने अपनी आंखों से देखा था कि अक्सा खातून ने पीले रंग का सांप चागरी साहब के करीब रखा और फिर अपने खंजर से उस सांप को मार दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आई। मोहम्मद सुलेमानी सुनकर कहता है, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? अगर उसने सांप रखा भी था तो वो अपने हाथों से अपने पाले हुए सांप को क्यों मारेगी? काराजा खातून ये सुनकर रोना शुरू कर देती है और कहती है, बहुत खूब, तुम्हें भी मेरी बातों पर भरोसा नहीं है। जिस तरह तुम्हारी वालदा ने मेरे मुंह पर थप्पड़ मारा था, तुम भी मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो और मुझे झुठला दो। वैसे भी मैं एक शहजादे की बीवी तो हूँ, लेकिन मेरी कोई खास अहमियत नहीं है। ये सुनते मोहम्मद सलमान गुस्से में आ जाता है और वो जज्बाती होकर अपनी बीवी से कहता है, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अक्सर खातून पर नजर रखूंगा और मैं अभी जाकर अपनी वालदा से भी बात करता हूँ कि वो एक शहजादे की बीवी को थप्पड़ कैसे मार सकती है। दूसरी तरफ शहजादी अवधूकिया एक पेंटिंग बना रही होती हैं। इसी दौरान जियोजिन वहां पर पहुंच जाता है और वो शहजादी से कहता है, मैं जानता हूँ कि आपके बाबा के साथ बुरा सलूक किया गया था। मैं जानता हूँ कि आप बाज़ंतीनी तख्त पर बैठना चाहती हैं और मलका बनना चाहती हैं, जो कि आपका हक भी है। अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ। जोजिन जानबूझकर शहजादी को वर्गलाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन शहजादी जोजिन से कहती है, तुम ये तमाम बातें पहले भी किसी और खातून से कर चुके हो ताकि वो तुमसे मुतासिर हो जाए। जोजिन जवाबन कहता है, ऐसा नहीं है, मैंने तो सिर्फ सच्चाई बयान की है। और फिर वो मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखते हैं। जनरल दुकास दूर खड़ा ऊपर से ये सारा मंजर देख रहा होता है और वो अपने आप से कहता है, इसका मतलब जोजिन, तुम मेरे हाथों से निकलते चले जा रहे हो और जो तुम शहजादी के साथ ताल्लुक कायम करना चाहते हो, मैं तुम्हें शहजादी से दूर कर दूंगा। लिहाजा तुम्हारा इस किले से जाने का वक्त आ चुका है। दूसरी तरफ मोहम्मद सुलेमान गुस्से में पागल होकर अपनी वालदा के पास जाते हैं और कहते हैं, मैंने सुना है कि आपने मेरी बीवी के मुंह पर थप्पड़ मारा है और वो भी उस खातून की वजह से जो कि चंद दिन पहले ही हमारे कबीले में आई है। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? सलचान खातून जवाबन कहती हैं, हाँ बिल्कुल जान सकते हो। मैंने तुम्हारी बीवी को इसलिए थप्पड़ मारा था क्योंकि उसने हमारे सरदार की बेइज्जती की जब तुम्हारे वालिद साहब होश में आ चुके थे और अपना हाथ हवा में बुलंद करके कराजा खातून को खामोश करवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी बीवी ने एक ना सुनी। वो बस चिल्ला चिल्ला कर यही कहती जा रही थी कि अक्सा खातून को कत्ल कर दो, ये गद्दार है। लिहाजा मुझे उसके मुंह पर थप्पड़ मारना पड़ा। सुलेमान ये सुनकर शिकवा करते हुए कहता है, आपको मेरी बीवी के मुंह पर थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। वो इस कबीले के शहजादे की बीवी है, कोई आम लड़की नहीं। सलचान खातून जवाबन कहती है, वो एक आम लड़की नहीं है, तभी तो उसके मुंह पर थप्पड़ मारा। लेकिन अफसोस की बात यह है, कई साल गुजर जाने के बावजूद भी तुम अपनी बीवी को इस कबीले की रवायात सिखाने में नाकाम रहे हो। जाओ और अपनी बीवी को रवायात सिखाओ। और वैसे भी तुम्हारा मसला नहीं है, मैं इस कबीले की सरबराह खातून भी हूँ, लिहाजा खवातीन के साथ क्या रवैया करना है और क्या नहीं मैं अच्छे तरीके से जानती हूँ। अब तुम यहाँ से जा सकते हो। दूसरी तरफ बाज़ंतीनी गवर्नर जो कि गुस्से में पागल हो जाता है और वो अपने बेटे यानीस से कहता है, ये सब कुछ तुम्हारी लापरवाही का नतीजा है, जिसकी वजह से तुमने हमें मुश्किलात में घिरवा दिया। यानीस जवाबन कहता है, तो आपको जनरल दोकास का हुक्म मानने की क्या जरूरत है? आप इस किले के गवर्नर हैं। शहनशाह आपसे टकराने की कोशिश नहीं कर सकता। अगर वो ये हरकत करता है तो वो अपना ही नुकसान करेगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान जनरल दोकास अपने साथी जियोजिन के साथ वहां पर पहुंच जाता है और कहता है, हमारा पादरी सिपा सलार मारा जा चुका है, लिहाजा उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमें नए सिपा सलार की जरूरत है और मेरा ख्याल है कि सबसे बेहतर इंसान जियोजिन हो सकता है। यानीस मुस्कुराकर कहता है, बहुत खूब, अब तो हमारे गवर्नर के होने के बावजूद यहाँ के तमाम फैसले तुम करोगे और तुमने खुद ही फैसला कर लिया कि तुम हमारे सिपाहियों का सिपा सालार जियोजिन को बनाओगे। बिलाखिर गवर्नर इस बात को खत्म करते हुए कहता है, मैं जानता हूँ कि जियोजिन बहुत ही मजबूत और अक्लमंद इंसान है, लेकिन मसले की बात यह है कि वो हमारे इलाके के बारे में अच्छे तरीके से नहीं जानता। इस इलाके के बारे में जो अच्छे तरीके से जानता है वो मेरा बेटा यानिस है, लिहाजा हमारे सिपाहियों का सिपा सालार यानिस होगा। जियोजिन और दोकास ये बातें सुनने के बाद बहुत ही ज़्यादा अफसरदा हो जाते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं, गवर्नर ने हमारा फैसला अपनी अना की वजह से तस्लीम नहीं किया और अब गवर्नर की बेवकूफ़ी की वजह से यानिस दूसरी कोई बड़ी गलती करेगा जिसका खमियाजा हमें भुगतना होगा। और फिर थोड़ी देर बहस करने के बाद बाज़ंतीनी गवर्नर जनरल दोकास से कहता है, चलो फिर एक काम करते हैं, हमारे किले का सिपा सालार मेरा बेटा यानिस बनेगा, जबकि बाज़ंतीनी शहनशाह का कमांडर जियोजिन बनेगा। और जहाँ तक मैं जियोजिन को जानता हूँ वो हमारे बाज़ंतीनी शहनशाह का कमांडर बनकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाएगा। जी हाँ नाजरीन, ये जनरल दोकास का ही मंसूबा होता है कि किस तरह जियोजिन को उनकी बातों का बुरा भी ना लगे और वो इस किले को छोड़कर कुस्तुनतुनिया के इलाके में वापस चला जाए, क्योंकि जनरल दोकास का असली मकसद और शहजादी अवधूकिया को एक दूसरे से अलग करना होता है।
नाज़रीन, इसके बाद आप देखेंगे कि चागरी साहब का साथियों ने बताता है कि बहुत से तुर्क कबाइल सुल्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। ये सुनते ही चागरी साहब को गुस्सा आ जाता है और वो कहते हैं, कितने ही अफसोस की बात है, हर बार तुर्क कबीलों को ये बताना क्यों ज़रूरी हो जाता है कि उन्हें तलवार की मदद से सुल्तान का हुक्म मनवाया जाए। बल्कि वो खुशी खुशी भी तो सुल्तान का हुक्म मान सकते हैं, जबकि वो जानते हैं कि सुल्तान का हुक्म ही सल्तनत की भलाई की खातिर होता है और वही खुशहाली लेकर आएगा। अब ये बातचीत जारी होती है। इसी दौरान अल परसलान अपने कबीले में वापस पहुंच जाते हैं और फिर मोहम्मद अल परसलान अपने वालिद साहब से पूछते हैं, आप मुझे परेशान नज़र आ रहे हैं, क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूँ? मोहम्मद अल परसलान के वालिद साहब फरमाते हैं, तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मेरे ख्याल से तुम्हारे पास सोना है और तुमने फतह हासिल कर ली है और अपना हक भी वसूल कर लिया है। अल परसलान मुस्कुराकर कहते हैं, आपने बिल्कुल ठीक फरमाया, अब मैं सोने की मदद से अपने कबीले में नई तामीरात शुरू करवाऊंगा और हमारा कबीला बहुत मजबूत होता चला जाएगा। चागरी साहब भी सुनकर मजीद खुश हो जाते हैं और कहते हैं, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमारे कबीले के जवानों के हाथों में बहुत ज़्यादा ताकत है और उनके दिमाग ज़रूरत से ज़्यादा ही चलते हैं। नाजरीन, इसके बाद आप देखेंगे कि अक्सा खातून चरखा काट रही होती हैं। इसके साथ साथ वो एक गीत गुनगुनाती चली जाती हैं। इसी दौरान हसन ताबे भी जो कि वहाँ से गुजर रहे होते हैं, वो ये गीत सुनने के बाद रुक जाते हैं और वो अक्सा खातून की तरफ देखना शुरू हो जाते हैं। वो अक्सा खातून से पूछते हैं, मेरी बेटी मुझे बताओ, तुमने ये गीत किससे सुना था? अक्सा खातून अपना काम छोड़कर हसन ताबे के पास आती है और कहती है, ये गीत मैंने वास्पा कुरान के इलाके में सुना था और शायद उसी इलाके में रहने वाले बहुत से तुर्क कैदी इसी गीत को गाना पसंद करते हैं। और फिर हसन ताबे अक्सर से पूछते हैं, क्या तुम्हें अपने वालिद साहब का चेहरा याद है? अक्सर जवाबन कहती है, जी नहीं, जब मेरे वालिद साहब का इंतकाल हुआ तो मैं उस वक्त बहुत ही छोटी थी। हसन ताबे सुनकर कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारा बाप जिंदा नहीं मैं तो जिंदा हूँ, मुझे अपना बाप समझ लेना और आज के बाद तुम मेरी बेटी हो। तुम्हें इस कबीले में कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़े तो मुझे बता देना, वो चीज़ तुम्हारे कदमों में लाकर डाल